हेलो गाइस, वेलकम डीके ग्लोबल नर्सिंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। फर्स्ट हमारा है डिफिनेशन क्या होता है। ऐसे हमारा आ जाता है कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो प्राइमरली ऑफ द इफेक्टिंग द लंग्स कॉज करता है बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह क्या है कि मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और मायोबैक्टीरियम के कारण होता है। ये हमारी बैक्टीरिया कौन सी होती है, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा हमारा मायोबैक्टीरियम। इसके बाद में इट सेपरेट मेनली थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियस रिलीज बाय एन इन्फेक्शियस पर्सन। ये हमारा कैसे इफेक्ट करता है एक दूसरे को, तो फर्स्ट हमारा है एयरबोर्न डिजीज़ है। एयरबोर्न डिजीज़ मतलब होता है कि जैसे हवा में या ईयर के साथ एक दूसरे को सेपरेट होता है, तो ईयरबोर्न डिजीज़ है। ड्रॉपलेट होता है कि ऐसे हमारा म्यूकस स्ट्रक्चर या म्यूकस फ्लूइड हो गया पेशेंट, या सीजिंग खांस रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि खांसी वाले पेशेंट या जो भी होते हैं ट्यूबरक्लोसिस, तो आइसोलेट रखते हैं कि हवा में भी बैक्टीरिया हमारी ट्रांसफ़र हो सकती है एक दूसरे को। तो देन हमारा क्या हो गया कि हमारा डेफिनेशन है कि समझ गए कि हमारा ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, कौन सी बैक्टीरिया होती है, कैसे सेपरेट हो सकता है। लंग्स में होता है, हमारा पल्मोनरी है ट्यूबरक्लोसिस, तो ऐसे लंग्स में इफेक्टेड होगा। देन इसके बाद में हमारा आ जाता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि हम कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं उसके अंदर, कि बैक्टीरियाज कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट मोस्टली हमारा जो होता है तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। देन उसके बाद में आल्सो कलेक्ट द ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस, इससे ट्यूबरकुलस बेसिलाई भी कहा जाता है। देन इसके बाद में आता है एसिड फास्ट बेसिलस, ये भी हमारा एक AFB, ठीक है, स्पूटम जो हमारा होता है उसके अंडर में पाया जाता है। स्लो ऑफ द ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, धीमी गति से बढ़ने वाला जीव, जो हमारा स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरियास, ये भी पाया जाता है। तो पॉजिटिव समझ गए कि हमारा कारण क्या है, किसके थ्रू हमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तो ये हमारी बैक्टीरियास हैं जिसके कारण हमें ट्यूबरक्लोसिस होती है। ठीक है, तो इतना समझ गए कि हमें किसके कारण हमें डेवलप होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। देन इसके बाद में हमारा आ जाता है कि ट्रांसमिशन, संक्रमण की तरीका कैसे फैलता है। तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन अकर व्हीन ए इन्फेक्शियस पर्सन कफ सीजिंग्स टॉक और सिंस, कि कह रहा है कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने और बोलने या गाने से वायुद्रोह संक्रमण फैल जाता है। मतलब हवा से हवा में भी आपको एयरबोर्न डिजीज़ फैल जाती है। खांसने से हो सकता है, छींकने से पेशेंट के हो सकता है, तो इस चीज़ से ट्रांसमिटेड होता है, एक दूसरे को फैलता है। क्लोज एंड द प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट इंक्रीज रिस्क, लंबे समय तक निकट संपर्क से जोखिम बढ़ता है। लंबे समय तक अगर आप पास में रहोगे तो इससे आपको जोखिम हो सकता है, मतलब इससे आपको इन्फेक्शन लग सकता है, ट्रांसमिटेड ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। देन इसके बाद में आ जाता है हमारा गुड वेंटिलेशन रिड्यूस ट्रांसमिशन। अच्छा वेंटिलेशन संक्रमण को कम करता है। अगर वेंटिलेशन अच्छा है तो आप संक्रमण उतना नहीं फैलेगा। ठीक है, तो हमारा ये आ गया कि ट्रांसमिशन, संक्रमण का तरीका कैसे फैलता है। एयरबोर्न डिजीज़ है जो खांसने और छींकने और बोलने से फैलता है। अगर नॉर्मल पर्सन है एक के सामने तो दूसरे के सामने रहेगा तो उससे फैल सकता है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस हमारा
ट्रांसमिशन हो गया। देन इसके आगे हम बढ़ते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या है? जोखिम कारक जो होता है ट्यूबरक्लोसिस का। तो क्लोज कॉन्टैक्ट अभी हमने पढ़ा, ट्रांसमिशन कैसे होता है। फिर रिस्क फैक्टर्स आ गया कि कैसे होता है। तो रिस्क फैक्टर्स हमारा जोखिम कारक है जो क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ए पर्सन हैविंग इन्फेक्शियस ट्यूबरक्लोसिस, संक्रमण टीबी रोगी के निकट संपर्क में रहना। ये बता रहा है रिस्क फैक्टर कि अगर आप टीबी वाले पेशेंट के पास रहते हैं तो आपको ट्यूबरक्लोसिस जल्दी डेवलप हो जाएगा। दूसरा है कि माल न्यूट्रिशन एंड पुअर इम्यूनिटीज़, कुपोषण, कमज़ोर। आप अगर ट्यूबरक्लोसिस वार्ड में काम करते हैं या जॉब करते हैं वार्डों में, नर्सिंग स्टाफ्स एंड डॉक्टर्स, जीडीए, हाउसकीपिंग, सभी को खाना खा के सुबह जाना चाहिए। इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो जो बैक्टीरियाज होती हैं वो डेवलप नहीं करेगी, आपकी इम्यूनिटी पे कमज़ोर नहीं करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो खाना खाना ज़रूरी है। जब भी आप अगर ड्यूटी करते हैं हॉस्पिटल में तो ऐसा नहीं ट्यूबरक्लोसिस अदर डिपार्टमेंट भी, क्योंकि इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं हॉस्पिटल एरियाज़ में, तो वहाँ आप इम्यूनिटी अपना स्ट्रॉन्ग रखें, खाना खा पी के ड्यूटी करिए। और तीसरा आ जाता है हमारा कि डायबिटीज़ मेलाइटस, मधुमेह। अगर ये पेशेंट है तो इसको भी हो सकता है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी भी प्रॉपर नहीं होती है। देन HIV, इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड कंडीशन, जो HIV संक्रमक होता है एवं अन्य प्रतिरक्षा के थ्रू होता है, जो उसको भी हो सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड कंडीशंस, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिससे HIV पेशेंट्स हैं। और देन स्मोकिंग, ओवर क्राउडिंग एंड पुअर लिविंग कंडीशन, धूम्रपान, भीड़ भाड़ एवं खराब रहने की स्थिति में भी इसको रिस्क फैक्टर्स हैं इसके लिए भी। देन हमारा आ जाता है कि पैथोफिजियोलॉजीज, इसमें क्या होना है। तो फर्स्ट हमारा इनहेलेशन ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस, इनहेल करते हो, बेसिलस का सांस के साथ अंदर आना, यही एक बड़ी कमजोरी कि जो डेवलप कर देती है। फिर इसके बाद में बेसिलाई रीच द एल्बोलाई, बेसिलस एल्बोलाई तक पहुंचते हैं, जो हमारा फेफड़ा होता है उसके अंदर एल्बोलाइज होते हैं, वहाँ तक पहुंचता है। इसके बाद में आता है माइक्रोफेजिस अटेम्प्ट करता टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने लगता है अंदर ही अंदर। जो बैक्टीरियाज डेवलप होती हैं वो अंदर ही जाता है फेफड़ों में, फिर नष्ट करने लगता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि सेल ऑफ द मेडिटेट करता है, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। क्या कह रहा है कि सेल मेडिटेट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। फिर इसके बाद में इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है, कोशिका आधारित प्रतीक्षा प्रक्रिया विकसित होती हैं, उसकी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर आ जाता है हमारा ग्रेनुलम एंड द केसियस नेक्रोसिस माई डेवलप, जो हमारा नेक्रोसिस है विकसित हो सकता है, तब भी हमारा डेवलप कर देता है ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ये पैथोफिजियोलॉजीज है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि पैथोफिजियोलॉजिस्ट में क्या क्या है कि फर्स्ट क्या होता है, इनहेल करता है, देन इसके बाद बेसिलस रीच ऑफ द एल्बोलाई में जाता है, फिर माइक्रोफेजिस अटेम्प्ट करता है, डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिज्म करता है, फिर इसके बाद में सेल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स डेवलप करता है, उसके ऊपर होने लगता है, फिर ग्रानुलर ऑफ द सेल्स नेक्रोसिस में डेवलप करता है। उसके बाद में हमारा क्या आता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो ये हमारा नैदानिक लक्षण होता है। ठीक है,
कफ लास्टिंग 2 वीक, अगर 2 हफ्ते से आपको कफ हो रहा है, 2 हफ्ता या उससे अधिक समय तक खांसी होना या कफ आना, और स्पूटम प्रोटेक्शन सोमी टाइम्स ब्लड स्ट्रिकेट स्पूटम, कि कभी कभी ब्लड के साथ आ रहा है, सिंपल बलगम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि क्लिनिकल लक्षण दिख रहे हैं आपको ट्यूबरक्लोसिस का, तो ये ध्यान रखना है कि अगर सारी चीज़ें डेवलप हों तो आपको समझ जाना कि हाँ लक्षण हैं क्लिनिकल्स। फीवर, स्पेशली लो ग्रेड फीवर, बुखार विशेषतः हल्का बुखार, ज़्यादा नहीं, जो हल्के हल्के बुखार आ रहा है, और नाइट स्वेटिंग, रात में अधिक पसीना अगर आपको आ रहा है, और वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपिटाइट्स, वजन कम होना एवं भूख कम लगना, और फैटिक एंड वीकनेस, थकान एवं कमजोरी, देन आप ये हमारा समझ लीजिए कि आपको ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण पूरे ही हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देन तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, कफ अगर 2 हफ्ते तक हो रहा है, खांसी आ रही है, स्पूटम आ रहा है, ब्लड आ रहा है, फीवर हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नाइट स्वेटिंग हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, और कमजोरी, थकान सी लग रही है। फिर आ जाता है हमारा वार्निंग सिम्टम्स, कि एक चेतावनी संकेत होता है जो प्रेसिडेंट करता है कफ विद ब्लड इन स्पूटम, लगातार खांसी के साथ बलगम में खून, अनएक्सप्लेनेड ऑफ द वेट लॉस, जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उससे ज़्यादा ही वेट अगर हमारा लॉस हो रहा है, बिना कारण वजन कम होना, कि कोई कारण नहीं है फिर भी इसके बाद अगर हमारा वेट लॉस हो रहा है, और प्रेसिस्टेंट फीवर एंड नाइट स्वेटिंग, लगातार बुखार एवं रात में पसीना, और इसके बाद में ब्रेथलेसनेस, की सांस लेने में दिक्कत हो रही, सांस फूल रही, माई अक्कर इन एडवांस द डिजीज़, ठीक है, रोग में सांस से फूलना हो सकता है, कि सांस में भी दिक्कत आ सकती हैं। तो ये वार्निंग एक सिम्टम्स है, जिसे चेतावनी या संकेत हिंदी में, ठीक है। तो आप लगातार अगर खांसी आ रही, बलगम हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, कोई कारण नहीं है, और लगातार बुखार, रात को पसीना आ रहा है, और रात रोगी, सांस फूलना, उन्नति, ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है प्रॉपर। ये हमारा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद में डायग्नोस एंड इन्वेस्टिगेशन, इसका डायग्नोस हम क्या बन सकता है, इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकता है। तो फर्स्ट आता है स्पूटम एग्जामिनेशन करा सकते हैं, रैपिड मोलिकुलर टेस्ट सच एस, जिसे नेट बोलते हैं, CV नेट, वेयर आर अवेलेबल, उपलब्ध होने से नेट और CV नेट जैसी जांच हमारी होती है उसको करवा सकते हैं, उससे हमें कंफर्म हो जाता है CV नेट और नेट से कि ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। चेस्ट एक्सरे ये भी करा सकते हैं, और कल्चर एंड ड्रग द सस्पेक्टिबल टेस्टिंग बिन इंडिकेटेड, आवश्यकता अनुसार कल्चर एवं दवा संवेदनशीलता जांच ये ज़रूरी होती हैं। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, IgRA हेल्प असेस द TB इन्फेक्शन इन द सेलेक्टेड सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है कुछ परिस्थितियों में, ठीक है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट एवं IgRA संक्रमण का आकलन करने में मदद करते हैं। डायग्नोस्टिक एंड इन्वेस्टिगेशन ये हमारे हो सकते हैं, कुछ जांच हो सकती हैं और कुछ हमारा डायग्नोस हो सकता है। इसके बाद में हमारा जाता है कि स्पूटम कलेक्शन, बलगम का नमूना मतलब सैंपल कैसे लेना है। तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड प्रोवाइड द क्लीन इन द लेवल्ड कंटेनर, पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि सर आपको स्पूटम देना है, मैम आपको स्पूटम देना है, तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड प्रोवाइड द क्लीन लेबलिंग द कंटेनर, स्टाइल कंटेनर होना चाहिए।
और प्रक्रिया समझकर साफ एवं लेबल किया हुआ कंटेनर दें। पहले नाम मेंशन करना, स्टिकर लगाना है, पहले लगा दें, इसके बाद में स्टिकर दें। क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनस्टाइल है उसको आप दे दिए। तो स्पूटम कलेक्शन के लिए आप समझ गए कि क्या क्या प्रक्रिया करना है। देन इसके बाद में आता है कलेक्ट द स्पेसिमेन इन ए वेल द वेंटिलेटेड एरिया और डिजिग्नेटेड द कलेक्शन एरियाज। उनको ये बोलना है कि आप सैंपल लेके एक एरिया में रख देना है, जो आप बताएंगे वहीं पे रखना है, जो वेल द वेंटिलेटेड एरिया और डिजिग्नेटेड कलेक्शन एरिया हो। ठीक है। इंस्ट्रक्शन देना है कि द पेशेंट टू द रिड्यूस डीप कफ स्पूटम नॉट सलाइवा। उसको बोलना है कि आप स्पूटम देना है, एक ही नहीं कि आप सलाइवा, आप थूक जिसको बोलते हैं आ रहा है उसको निकाल के दे रहे हैं। तो रोगी को गहरी खांसी से बलगम निकालने को कहें और केवल लार नहीं। और सेंड स्पेसिमेन प्रोम्प्टली टू द लेबोरेटरी। इसके बाद में हम सेंड कर देंगे, लैब में सेंड कर देंगे सैंपल को। ठीक है, जिसे भेज देंगे हम। तो हम समझ गए कि स्पूटम कलेक्शन हमें कैसे करना है और क्या समझाना है पेशेंट को और कैसे हमें भेजना है। इसके बाद में हमारा आता है कि ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या है, उपचार के सिद्धांत, ट्रीटमेंट कैसे कराना है। यूज़ ये द कम्बिनेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स होती हैं जो प्रिस्क्राइब होती हैं, उसको आपको उपयोग किया जाता है, उसको लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट आता है कि प्रिंसिपल कहता है हमारा कि ट्रीटमेंट मस्ट वी टेक रेगुलर एंड फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन। आपको ट्रीटमेंट लेना है तो पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट करना होता है, बीच में दवाई नहीं छोड़नी होती है। 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। तो आपको दवा स्टार्ट होती है जब आपको प्रॉपर दवा कंप्लीट करना ही होगा। डू नॉट स्टॉप मेडिसिन विन सिम्टम्स इम्प्रूव। लक्षणों में सुधार होने पर दवाएं बंद नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो क्या ट्रीटमेंट प्रिंसिपल कहता है कि हमारा अगर सुधार हो रहा है तो दवाई स्टॉप नहीं करना है, हमें 6 महीने का कोर्स ख़त्म करके ही स्टॉप करनी है एज ए डॉक्टर एडवाइस। ड्रग रेजिमेन द डिपेंड्स ऑन करंट नेशनल गाइडलाइन एंड ड्रग द सस्टेबिलिटीज रिजल्ट। दवा जो हमारा नेशनल गाइडलाइंस कहती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें सस्टेबिलिटीज रिजल्ट दवाओं की वर्तमान राष्ट्रीय निर्देशक की दवा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो दवा देती है उसके अकॉर्डिंग ही लेना है 6 महीने का। ठीक है। तो समझ गए 6 महीने कंटिन्यू दवा आपको लेनी है, गवर्नमेंट से भी प्रोवाइड होती है। तो आप गवर्नमेंट से लेंगे तो बेटर रहेगा, 6 महीने कोर्स पूरा करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल आप समझ गए। देन इसके बाद में हमारे कॉमन एंटी टीबी ड्रग्स होती हैं, आइसोनाइजाइड एच होती है हमारी, रिफेम्पेसिन होती है, पैराजिनामाइड होती है और एथम्बोटोल होती है। ये कॉमन है। जब लास्ट में ये नहीं काम करती इसके बाद में एक इंजेक्शन आता है एस्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन होता है, तो फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। मगर फर्स्ट फेज हमें स्टार्ट करना होता है तो कॉमन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमारी टोटल 5 मेडिसिन होती हैं। नंबर 1 आइसोनाइजाइड, रिफेम्पेसिन, पैराजिनामाइड, एथम्बोटोल और एक आती है एस्ट्रेप्टोमाइसिन। वो इसमें मेंशन नहीं है, इसमें ओनली कॉमन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग ही मेंशन है। तो याद रखना 5 मेडिसिन होती है ट्यूबरक्लोसिस की। एक इंजेक्शन होता है, वो सेकेंड स्टेज में दिया जाता है, फर्स्ट स्टेज में ओनली 4 टेबलेट प्रोवाइड होती हैं। इसमें लिखा है ऑलवे फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड रेजिमेन एंड द करंट नेशनल प्रोटोकॉल। जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसके आधार पे ही लेनी है दवाएं, ये चीज़ ध्यान रखना है। देन इसके बाद में आ जाता है एडवर्सिव इफेक्ट नर्सिंग फोकस।
कि हमें एक नर्सिंग एडवर्सिव इफ़ेक्ट क्या होगा, नर्सिंग फोकस किस चीज़ पे करेगी। ऑब्जर्व फॉर नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड जॉइंडिस, क्योंकि ये दवाओं का सिम्टम्स होता है। ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल ऑफ द डिस्कम्फर्ट एंड जॉइंडिस हो जाता है। रिपोर्ट विजुअल चेंज प्रोमोडली वीन इज द एथम्बोटोल इज यूज। अगर एथम्बोटोल है तो आपको विज़न धुंधला सा दिखने लगेगा, बदलाव आ जाएगा। और मोनिटर फॉर ड्रग इंट्रैक्शन एंड एंड्रेसिस प्रॉब्लम्स, दवाओं की परिस्थिति में क्रियाओं को हम दवा लेने की समस्याओं की निगरानी रखें। दवा लेते हुए ध्यान रखना है। टीच द पेशेंट नॉट टू डिसकंटिन्यू ट्रीटमेंट विदाउट मेडिकल एडवाइस, अपने आप दवाई रोकनी नहीं है विदाउट मेडिकल एडवाइस। अगर आप एडवाइस ले लेते हैं डॉक्टर से, अगर वो बोलता तभी रोकनी है, वरना आपको कंटिन्यू मेडिसिन करनी है। इसके बाद में हमारा आ जाता है नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में आप क्या करोगे एज ए नर्सिंग? फर्स्ट करना है असेस द कफ, स्पूटम, फीवर एंड ब्रीथिंग एंड फैटिग, खांसी, बलगम, बुखार, सांस एवं थकान आकलन करेंगे। ठीक है, तो हमें ये असेस करना है, असेस द कफ, स्पूटम, फीवर, ब्रीथिंग एंड फैटिग। उसके बाद में हम दूसरा हम है कि मॉनिटर वेट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्योंकि वेट लॉस हो जाता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते पेशेंट, क्योंकि इनकी वेट लॉस होने लगता है। और इसके बाद में एसेस द मेडिकेशन एड्रेंस एंड द साइड इफ़ेक्ट इनके क्या हैं वो भी चेक करेंगे। फिर आता है कि एसेस द साइकोलॉजिकल कंसर्न एंड स्टिग्मा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना नर्सिंग असेसमेंट में हमें क्या क्या करना है। फिर असेस करना है, मॉनिटर करना है, फिर असेस करना है मेडिकेशन का, फिर साइकोलॉजिकल का करना है। तो ये चीज़ सारी ध्यान रखना है कि नर्सिंग असेसमेंट क्या होगा। उसके बाद में आ जाता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, कि हम मैनेज कैसे करेंगे। अगर हमारे पास पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस है तो हम मैनेज कैसे करेंगे। तो नर्सिंग मैनेज में यही आता है कि मेंटेन द रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ द एडिक्वेट। ठीक है, खांसी की शिष्टाचार का पालन कराएं प्रॉपर तरीके से। मेंटेन रेस्पिरेटरी हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है उसको। और खांसी एडिक्वेट अगर आती है तो उसको मास्क लगा के रखाना है। इनकरेज करना है एडिक्वेट रेस्ट एंड द बैलेंस न्यूट्रिशन, उसको बोलना है कि अच्छे से अच्छा खाना खाए, प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा ले। नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या बता रहे हैं पेशेंट को, आप क्या मैनेज कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एज द प्रिस्क्राइब एंड मॉनिटर रिस्पॉन्स, कि निर्धारित दवाएं दें जो प्रकृति में निगरानी करे कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया वही दवाइयाँ देनी है। देन प्रमोट करना है एड्रेंस एंड द फॉलोअप विजिट, उपचार पालन एवं फॉलो का आप बढ़ावा दें, कि आपको प्रमोट एड्रेंस करना है कि पेशेंट प्रॉपर विजिट कर रहा है नहीं कर रहा है, फॉलोअप ले रहा है नहीं ले रहा है। इसके बाद में प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रिड्यूस द स्टिग्मा। ठीक है, कि उसको सपोर्ट करना है, कि बात करनी है अच्छे से पेशेंट से। ये ना लगे कि हाँ मेरे को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो नहीं सारे मेरे को बुरी नज़र से देख रहे हैं, ऐसा नहीं फील होने देना है एज ए पेशेंट को। नर्सिंग मैनेजमेंट है, हमें मैनेज करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है। उसके बाद में आ गया कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन, हमें इन्फेक्शन से कैसे बचाना है पेशेंट को, या संक्रमण की रोकथाम कैसे करना है, ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कि इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड सनलाइट वेयर पॉसिबल, जहाँ संभव हो वेंटिलेशन एवं धूप की व्यवस्था करें। अगर हो सकता है उसको तो उस चीज़ को अवश्य पूरा करें। और यूज़ द एप्रोप्रिएट रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इन द हेल्थ केयर सेटिंग, कि उसको रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का उपयोग कराएं।
देन इसके बाद में टीच कफ एडिक्वेट एंड सेफ स्पूटम डिस्पोजल। जो स्पूटम आ रहा है उसको सही तरीके से डिस्कार्ड करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी ले जाकर फेंक दे, क्योंकि बैक्टीरिया हो सकते हैं। टीबी का पेशेंट है, खांसी की शिष्टाचार एवं सुनिश्चित बलगम निपटाना सिखाएं कि कहाँ डिस्कार्ड करना है, कैसे डिस्कार्ड करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और अर्ली डायग्नोस एंड इफेक्टिव द ट्रीटमेंट रिड्यूस द ट्रांसमिशन। किसी की निदान एवं प्रभावी उपचार संक्रमण को कम करते हैं। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोस इफेक्टिव ट्रीटमेंट रिड्यूस ट्रांसमिशन। हमें ट्रांसमिशन मतलब इन्फेक्शन फैलना नहीं चाहिए, कम करना है, रिड्यूस करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन में हमें क्या करनी है। वो चीज़ें जो इस पेशेंट से सेपरेट ना हो उसको बचाना है हमें। देन हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो गया कि हमें इन्फेक्शन से कैसे बचाना है। देन इसके बाद में आ जाता है कि पेशेंट हेल्थ एजुकेशन। हम रोगी को स्वास्थ्य शिक्षा मतलब उसके बारे में बताएंगे, हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आपको कैसी दवा लेना है, कैसे रहना है, हाइजीन मेंटेन कैसे करना है, और कब कब दवाई लेना है, कब कब फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है पेशेंट हेल्थ एजुकेशन में। तो टेक मेडिसिन, ठीक है, एक्सटेलिया एज द प्रिस्क्राइब। जो दवा लिखी हुई हैं डोज के अकॉर्डिंग वैसे ही लेनी है, अनुसार निर्धारित अनुसार, सुबह शाम दोपहर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। नेवर स्कीप डोज और स्टॉप ट्रीटमेंट ऑन योर ऑनर। आपको स्कीप नहीं करनी कि मॉर्निंग दवा नहीं ले रहे हम शाम का ले लेंगे, शाम का नहीं सुबह का ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। टाइम पे दवा लेनी है, खुराक ना छोड़ें और स्वास्थ्य उपचार बंद ना करें, ये ध्यान रखना है। अटेंड द शेड्यूल्ड फॉलो द टेस्टिंग। जो टाइम में टेस्ट करने के लिए अगर बोला है तो उस चीज़ को टाइम पे ही टेस्ट कराना है। ये नहीं कि फॉलोअप के लिए अगर डॉक्टर बुलाता है तब जाना है। आपने आप नहीं कि अगर बुलाया है 5 तारीख को तो हम जा रहे हैं 20 तारीख को। ईट न्यूट्रिशन फूड एंड अवॉइड ऑफ द स्मोकिंग। आप अच्छे से अच्छा खाना खाएं और न्यूट्रिशन लें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। पौष्टिक आहार लें, प्रोटीन वाला डाइट लें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। कवर माउथ एंड नोज विद द कफिंग एंड सीजिंग। अगर आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो आप माउथ को कवर रखें कि बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में ना फैले। तो पेशेंट को हम ये हेल्थ एजुकेशन देंगे, पेशेंट को बताएंगे कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। टाइम पे दवा लेनी है, टाइम पे जांच करानी है, टाइम पे फॉलोअप डॉक्टर के यहाँ जाना है, और अच्छी डाइट लेनी है और कवर माउथ करना है। उससे क्या होगा कि दूसरे को संक्रमण ना फैले। इसके बाद में आता है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या हो सकते हैं। तो हीमोपेटाइसिस होता है, कॉजिंग अप ब्लड, खून की खांसी। हीमोपेटाइसिस से कहते हैं खून की खांसी, ठीक है। देन इसके बाद में आता है रिस्पिरेटरी ऑफ द फेलियर इन सीवियर डिजीज़। गंभीर रोग में श्वसन विफलता, रिस्पिरेटरी फेल हो सकता है इन द सीवियर डिजीज़। अगर ज़्यादा सीवियर पेशेंट है, सीवियर मतलब ज़्यादा गंभीर है तो। प्लूरल इन्वॉल्वमेंट, प्लूरल मतलब कोई फ्लूइड अगर है, अक्युमुलेशन ऑफ द लंग्स, तो इन्वॉल्वमेंट इन इफ्यूज़न, प्लूरल इफ्यूज़न जिसको बोलते हैं कि पानी भर जाना फेफड़ों में, कॉम्प्लिकेशन है। ब्रोंकी एक्टोसिस एंड लंग्स डैमेज, ठीक है। अगर आपका लंग्स डैमेज हो जाता है तो उससे भी आपको दिक्कत होगी। और डिसमेंटेड और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, फैले हुए या डिसमेंटेड
और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी और अलग टीबी हो सकती है। एब्नोमिनल टीबी होती है जिसे हमारा रेस्पिरेटरी टीबी है, बाकी और बाद में पढ़ाएंगे, मगर अभी हम पल्मोनरी पढ़ा रहे हैं। अलग अलग टीबी होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। देन इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन के बाद में हम पढ़ते हैं आगे प्रिवेंशन। हम रोकथाम कैसे करेंगे। तो प्रिवेंशन में हम अर्ली डिटेक्शन एंड द कंप्लीट द ट्रीटमेंट, शीघ्र पहचान एवं पूरा उपचार कराएंगे, मतलब जांच करके फिर ट्रीटमेंट हमें कंप्लीट करना है। कॉन्टैक्ट द ट्रेसिंग एंड इज द स्क्रीनिंग एज द रिकमेंडेड, निर्देश अनुसार, ठीक है, संपर्क की जांच एवं स्क्रीनिंग कराएंगे। इसके बाद में गुड ऑफ द वेंटिलेशन या रिस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन रखेंगे अपना, कि अच्छी वेंटिलेशन में सांस लेने की अच्छी हाइजीन और वेंटिलेशन जहाँ पे प्रॉपर हमें मिल सके। BCG वैक्सीनेशन इज़ पार्ट ऑफ द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन मेनी कंट्रीज, ठीक है। तो कई देशों को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में BCG टीकाकरण शामिल है। प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, प्रिवेंट करना, रोकथाम करना है हमें। तो पहले क्या करना है, वैक्सीनेशन लेनी होती है, वो भी सारी लेंगे। गुड हाइजीन मेंटेन करेंगे, रिस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करेंगे। कोई सांस ले रहा है तो वहाँ पे नहीं रहना है वैसे। और इसके बाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, स्क्रीनिंग कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन जांच कराएंगे। तो प्रिवेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद में हमारा आ जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, इसमें इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द इंक्रीज रिस्पिरेटरी एट द सिक्रीशन, बढ़े हुए श्वसन सिक्रियम संबंधित प्रभाव वैमार्ग सफाई, कि आपको जो इंक्रीज रिस्पिरेटरी सिक्रीशन आ रहा है, ठीक है, उसको हम पहले सक्शन करेंगे। देन इसके बाद में इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, जो डाइट का है उसको डाइट प्लान बनाएंगे हम। लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, जितना ले रही है, कितने कैलोरी चाहिए, कितना नहीं चाहिए। तो नर्सिंग डायग्नोस में है कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी ऑफ द रिक्वायरमेंट। देन इसके बाद में थर्ड आता है एक्टिविटी द इंटॉलरेंस रिलेटेड टू द वीकनेस एंड फैटिग, उसको वीकनेस से फैटिग हो रहा है, एक उस पर हम कर सकते हैं एक्टिविटीज़। देन आ जाता है एफिशिएंट ऑफ द नॉलेज रिगार्डिंग डिजीज़ एंड द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा नर्सिंग डायग्नोस जो आदान प्रदान करता है। देन उसके बाद में आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। उसके बाद में आता है कि की पॉइंट हमारा मुख्य क्या है, कि टीबी इज़ द प्रिवेंटेबल एंड द ट्रीटेबल, ठीक है। और प्रेसिस्टेंट ऑफ द कफ सोल्ड विद द एलिवेटेड द प्रॉम्प्टली, फिर कंप्लीट द ट्रीटमेंट इज द इनिशियल टू प्रिवेंट ऑफ द relapse and drug other resistant. Nurses play a key role in early detection, address and the education. हमारे मुख्य बिंदु हैं प्रिवेंट ऑफ की पॉइंट्स। इसके बाद में हमारे लास्ट में है 3 MCQs हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा कि आंसर क्या होगा। फर्स्ट है कि द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का किसके कारण टीबी होता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। कॉजेटिव क्या है, ऑर्गेनिज्म, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो फर्स्ट आंसर ये हो गया कि इसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि द मेजर मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, कि कैसे फैलता है एक दूसरे को। दूसरा क्वेश्चन। देन इसके बाद में जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। MCQs थर्ड है कि विच सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएट विथ पल्मोनरी टीबी। तो आपको बताना इसमें भी कौन सा सही आंसर होगा।
कमेंट करके तीनों MCQs का आंसर ज़रूर देना। इससे हमें पता लगेगा कि हाँ स्टूडेंट का कि कैसे फीडबैक है। तो प्लीज़ आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।